गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। साधारण नामकरण हमने देख लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी पद्धति में कैसे कार्बनिक यौगिकों का नाम किया जाता है उसकी शुरुआत करते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे टॉपिक को। कोई भी ऐसा नाम नहीं छूटना चाहिए जो हमारे इस लेवल पे ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए भी और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अपने कुछ नियम बनाती है। उन नियमों के आधार पे हम कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं और उस कार्बनिक यौगिक को हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया है। जब हम उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो एक भाग हो गया वर्ड रूट, दूसरा भाग हो गया उस कार्बनिक यौगिक का सफिक्स और तीसरा भाग हो गया प्रीफिक्स। तो देखिए, वर्ड रूट का मतलब है, पहले इन तीनों भागों को ही समझ लेते हैं फिर नामकरण को देखेंगे। वर्ड रूट किसी यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो आगे जब हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, तो वर्ड रूट उसी से संबंधित है। तो जो लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, उस लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उन कार्बन की संख्या के आधार पर वर्ड रूट दिए जाते हैं। यदि कार्बन की संख्या एक ही है तो वर्ड रूट मेथ होगा, 2 हैं तो वर्ड रूट या रूट वर्ड कैसे भी लिख सकते हैं, एथ होगा, 3 के लिए प्रोप होगा, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। यदि लंबी कार्बन श्रृंखला में 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा वर्ड रूट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट होगा, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डोडेक। 10 तक तो आप 10th क्लास में भी देखते हो, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डोडेक। सफिक्स अनुलग्न, नाम से पता चल रहा है कि जो वर्ड रूट हम लिख देंगे कार्बन की संख्या के अनुसार, उसके तुरंत बाद हमें अनुलग्न लगाना होता है। यदि हमारा कार्बनिक यौगिक एल्केन है, यानी कि हमारे कार्बनिक यौगिक में सभी कार्बनों के मध्य एकल बंध उपस्थित है, तो उसके लिए जो सफिक्स होगा, अनुलग्न होगा इस वर्ड रूट के लिए, वो एन होगा। ठीक है, क्या होगा? एन। हिंदी में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एन। यदि हमारे कार्बनिक यौगिक में एक भी द्विबंध उपस्थित है तो उसके लिए सफिक्स होगा ईन, और यदि एक भी त्रिबंध उपस्थित है तो उसके लिए सफिक्स होगा आइन। इसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, एन, ईन और आइन। और एक होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक अनुलग्न। इनको प्राथमिक अनुलग्न के बाद लगाते हैं तथा ये क्रियात्मक समूह के अनुसार अलग अलग होते हैं। अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो ही फिर इनका उपयोग किया जाएगा, और ये इनको तुरंत प्राथमिक अनुलग्न के बाद लगाते हैं। और अगर नहीं है तो फिर प्राथमिक अनुलग्न तक ही लिखकर नाम पूरा हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारा नाम कहाँ खत्म होगा? द्वितीयक अनुलग्न पर। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो हमारा नाम कहाँ खत्म हो जाएगा? प्राथमिक अनुलग्न को लगाते ही नाम पूरा हो जाएगा। जिन हाइड्रोकार्बनों में क्रियात्मक समूह होता है उनमें ही द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाता है। और तीसरा भाग है प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न। यौगिक में उपस्थित बहुत से समूह ऐसे होते हैं जिन्हें क्रियात्मक समूह नहीं मानते। ऐसे समूहों को प्रतिस्थापी या फिर पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिस्थापियों के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। इनको वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, अनुलग्न को वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। तो जैसा कि नाम है पूर्व लग्न, पहले लगने वाले। कोई भी एल्किल समूह या 2 सैंपल के रूप में दिए गए, जैसे CH3 है तो मेथिल। अच्छा, इनका पता कैसे चलेगा कि ये प्रतिस्थापी हैं? जो मुख्य श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं उनसे बाहर जो भी रह गया है, मुख्य श्रृंखला से बाहर जो भी समूह रह गया है, वही क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी कहलाएगा। ठीक है, तो CH3 बाहर रह गया है तो मेथिल, C2H5 बाहर रह गया है तो एथिल, F फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो। और ये जो डैश के निशान दिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये वो बंध है
जिस बंध के द्वारा ये सभी प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए थे। आई है तो आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो पूर्व लग्न होगा, OCH3 के लिए मेथॉक्सी होगा, OC2H5 के लिए एथॉक्सी होगा, NO आएगा प्रतिस्थापी के रूप में तो पूर्व लग्न नाइट्रो होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम इस प्रकार से व्यवस्थित करके इस सूत्र से लिख सकते हैं। पहले तो प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लिखा जाएगा, उसके बाद मुख्य श्रृंखला का वर्ड रूट, फिर मुख्य श्रृंखला का प्राथमिक अनुलग्न और फिर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, जिसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन का IUPAC नामकरण। तो देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एल्केन का मतलब है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बनों के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित है, एल्केन होता है। तो जब इस सूत्र के अनुसार नाम देखेंगे तो एल्केन में प्रतिस्थापी हो सकता है तो पूर्व लग्न लिखेंगे, वर्ड रूट कार्बन की संख्या के अनुसार, और प्राथमिक अनुलग्न यहाँ फिक्स हो जाता है। जब एल्केन का IUPAC नाम कर रहे हैं तो एन होगा, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न प्लस वर्ड रूट प्लस एन, यही नाम खत्म हो जाएगा। क्रियात्मक समूह इसमें नहीं होगा। क्रियात्मक समूह वाले एल्केन हम आगे उदाहरण में देखेंगे, उनका अलग से एक क्रियात्मक समूही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अलग से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम जब हम करेंगे तो उसके लिए जो नियम है वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला नियम तो क्या होगा कि उस एल्केन में सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं, और उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जब हम कर लेंगे तो उस कार्बन श्रृंखला से बाहर जो रह गए वो क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। जैसे ये देखो, ये लंबी कार्बन श्रृंखला को हमने कोष्ठक में बंद कर दिया तो ये बाहर रह गए, ये सभी क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगी, मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कहलाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला कहलाएगी। अब देखिए एक समस्या तब आती है जब एक कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक समान लंबाई की लंबी कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित हैं। अब जैसे ये कोई कार्बनिक यौगिक है, इसमें ये जो सीधी श्रृंखला है ये भी 7 कार्बन की है, और ये जो श्रृंखला है ये भी 7 कार्बन की है। मान लिया पहले हमने इस श्रृंखला का चुनाव किया, क्योंकि 7 से बड़ी तो कोई श्रृंखला नहीं है, लेकिन 7 कार्बन की यहाँ 2 श्रृंखलाएं हैं। तो किसका चयन करें मुख्य श्रृंखला के रूप में, चयन करना जरूरी है, नामकरण करना है। तो देखिए पहले हम इस श्रृंखला का चुनाव करके देखते हैं। तो नियम क्या है कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि एक से अधिक समान लंबाई की लंबी कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित हैं, तो हम उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। प्रतिस्थापी देखने के लिए पहले हम श्रृंखलाओं का चुनाव करते हैं। पहले हमने इस श्रृंखला का चुनाव किया, तो प्रतिस्थापी कौन है, कितने हैं, 1, 2, और ये पूरा का पूरा समूह एक ही प्रतिस्थापी कहलाएगा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला से तो ये एक ही बंध से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा एक समूह हो गया, यानी कि 3 प्रतिस्थापी हैं। इसको मुख्य श्रृंखला नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें 3 ही प्रतिस्थापी हैं। अच्छा 3 ही हैं, तो इसका मतलब ये जो सीधी वाली श्रृंखला है इसमें ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम इसको मुख्य श्रृंखला नहीं मान रहे हैं। अगर हम सीधी वाली श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो देखिए सीधी श्रृंखला का जब हमने चुनाव किया है तो 1, 2 ये पूरा का पूरा समूह एक प्रतिस्थापी, और ये 3 इसमें 4 प्रतिस्थापी उपस्थित हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन श्रृंखला। तो ये भी 7 ही कार्बन की है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा होने के कारण ये हमारी क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई। ठीक है ना। मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के बाद उस मुख्य श्रृंखला का क्या किया जाता है, क्रमांकन यानी कि नंबरिंग की जाती है, और नंबरिंग उस साइड से करेंगे, उस छोर से करेंगे जिस छोर से प्रतिस्थापी नज़दीक आता है। ये मुख्य श्रृंखला हमारी है, और इसमें एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी का नंबर 2 है, और इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3
यानी कि तीसरे नंबर के कार्बन पे प्रतिस्थापी आता है, तो हम क्या करें, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए या प्रतिस्थापी नज़दीक होना चाहिए। तो इधर से दूसरे नंबर पे ही आ रहा है तो ये नज़दीक है, तो इस सिरे से ही नंबरिंग की जाएगी। तो ये दूसरा नियम है एक तरह से। अगला नियम क्या होगा, जब नंबरिंग कर दी है तो फिर सीधा नाम लिखा जाएगा। लेकिन नंबरिंग के भी कुछ अलग अलग नियम है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब आती है जब दो अलग अलग तरह के प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर आ रहे हैं, तो नंबरिंग कहाँ से की जाए। देखिए, एक प्रतिस्थापी है मेथिल और दूसरा प्रतिस्थापी है एथिल। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रतिस्थापियों का नंबर क्या आता है, इस तरफ से नंबरिंग करी तो प्रतिस्थापियों का नंबर क्या मिला, 1 2 3 और 5, 3 और 5 नंबर मिलता है। इस तरफ से नंबरिंग करी तो 1 2 3 3 तीसरे नंबर पर आया है और फिर 5वें पर आ रहा है, तो यहाँ भी 3 और 5 पे ही है। तो यहाँ समस्या आ गई कि दोनों तरफ से ही प्रतिस्थापियों को समान नंबर मिल रहे हैं। एक को 3 नंबर मिल रहा है, दूसरे को 5 मिल रहा है। इस तरफ से कर रहे हैं तो भी एक को 3 मिल रहा है, दूसरे को 5 मिल रहा है। तो फिर हम ये देखेंगे प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी नाम। इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं एथिल। तो जिसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ABCD के अनुसार पहले आता है उसकी तरफ से नंबरिंग की जाती है। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए हम ये नियम अपनाते हैं। अगर यहाँ भी CS3 होता, मान लिया, कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर दोनों तरफ CS3 होता तब हम क्या करते। तब हम कुछ नहीं करते, हमारी मर्जी के अनुसार करते। हम इधर से भी कर सकते थे, हम इधर से भी कर सकते थे। लेकिन जब असमान प्रतिस्थापी हैं तो हमें ये देखना होगा कि ABCD के अनुसार कौन से प्रतिस्थापी के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ABCD के अनुसार पहले आता है। तो नंबरिंग इस साइड से हम करेंगे, ठीक है। जब एक तरह से समान परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, इससे बाहर निकलने का तरीका है। तो क्रमांकन के बाद सीधा नाम लिखा जाता है। और नाम कैसे लिखेंगे, प्रतिस्थापियों का नाम। प्रतिस्थापियों का जब नाम लिखते हैं तो ABCD के अनुसार ही लिखते हैं। किसके नाम का पहला अक्षर ABCD के अनुसार पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। फिर वर्ड रूट, मतलब कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उसके अनुसार वर्ड रूट लिखेंगे और फिर एन लिख देंगे। तो एल्केन का नाम इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि ये उदाहरण है, मुख्य श्रृंखला हमने सेलेक्ट कर ली, 4 कार्बन की है। दूसरे नंबरिंग इस तरफ से करी क्योंकि इस तरफ से दूसरे नंबर पे ही CH3 ग्रुप आ रहा है। नंबरिंग के बाद नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी CH3 है तो उसका नंबर पहले लिखा। नंबर लिखने के बाद नाम और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ज़रूरी है। फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी का नाम लिखकर फिर प्लस ब्यूट, यानी कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा। और एल्केन है तो एल्केन के लिए एन लगाते हैं। इन सबको जोड़कर एक साथ ही लिखते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। ये नाम एक ही अपर लाइन में लिखा जाएगा, ये एक ही नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। प्रतिस्थापी, वर्ड रूट, प्राथमिक अनुलग्न, इन तीनों को जोड़कर एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण ये है। तो इसमें नंबरिंग इस तरफ से करी है, कारण ये एथिल प्रतिस्थापी है, ये मेथिल है। एथिल के अंग्रेजी नाम का ई पहले आता है मेथिल के एम से, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से करी है। और इनका जब नाम लिखते हैं प्रतिस्थापियों का तो वो भी ABCD के अनुसार लिखते हैं। एथिल का नाम पहले लिखेंगे, पहले एथिल का नंबर, फिर हाइफन, फिर उसका नाम, फिर मेथिल का नंबर 5 नंबर है। जो नंबर होता है उसको दोनों तरफ से हाइफन से अलग करते हैं नाम से। अब यहाँ इसके आगे नाम नहीं था तो यहाँ हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस नंबर के दोनों तरफ नाम है इसीलिए इस नंबर के दोनों तरफ डैश लगाया है। और फिर प्रतिस्थापी का नाम, 5वें नंबर पे कौन सा प्रतिस्थापी आया है। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और फिर एन यानी कि हेप्टेन। तो एक साथ लिख दिया मैंने 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ऐसा ही ये है। इसमें देखिए क्या हुआ है, इधर से नंबरिंग करी है तो प्रतिस्थापी आए हैं 2 3 और 5 पे, ठीक है। और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रतिस्थापियों का नंबर क्या है, देखिए बाईं तरफ से ये है, बाईं तरफ से
क्या नंबर मिलते हैं प्रतिस्थापियों को? 2, 3, 4 और 5। ठीक है। और दाईं तरफ से प्रतिस्थापियों को नंबर क्या मिल रहे हैं? 2, 3 और 5। तो देखिए किस तरफ से हम नंबरिंग करें। पहले इन दोनों तरफ के नंबरों को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं, फिर इनकी तुलना करते हैं। पहला नंबर समान है लेकिन दूसरा नंबर दाईं तरफ से कम है, तो जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलेगा उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तीसरा नंबर सेम है लेकिन तीसरे से पहले दूसरे की तुलना करना ज़रूरी है, और जिस तरफ से दूसरे नंबर के प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेंगे उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तीसरे को फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। पहला जब समान हो गया तो फिर दूसरे को देखेंगे, दूसरा भी समान हो जाता है फिर तीसरे को देखते हैं, और फिर तीसरा भी समान है तो फिर हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इसीलिए दाईं तरफ से नंबरिंग हमने करी है। लेकिन दूसरे, तीसरे और 5वें नंबर पर तीनों ही नंबरों पर समान प्रतिस्थापी उपस्थित है, इसलिए तीनों के नंबर एक साथ लिखकर कितनी संख्या में वो समान प्रतिस्थापी आए, 3 की संख्या में आए, तो 3 के लिए ट्राई का उपयोग करके हम प्रतिस्थापी का नाम लिखकर मुख्य श्रृंखला का नाम लिख देते हैं। मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन नाम इसका हो गया है। कुछ और उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।